सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज के इस वीडियो को। अब भाई चैप्टर का नाम ही मैट्रिक्स है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे ना, इट इज़ द arrangement of elements in rows and columns, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि हम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं ना, जो मैट्रिक्स होती है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है रोज और कॉलम्स में। मुझे पता है समझ में तो नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले आप ये देखिए कि जो मैट्रिक्स होती है ना, इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कि हम सेट को डिनोट करते थे कैपिटल लेटर से, वैसे जो मैट्रिक्स होती हैं वो भी कैपिटल लेटर से ही डिनोट होती हैं। जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसे ही सॉन ABCD जो मर्जी लिख देना आप, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होती है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होती हैं। जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, यानी कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो मिडिल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे कि सेट्स को हम ऐसे लिखते थे ना बिगर ब्रैकेट में, वैसे ही मैट्रिक्स को हम लिखते हैं मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स के अंदर आपको एलिमेंट्स गिवन है। पहले बनाएंगे हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 और 4, इसी को बोलना है मैट्रिक्स, यही होती है मैट्रिक्स। तो जब भी आपको इस फॉर्म में आपको गिवन हो उसको बोल देते हैं हम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2, यहाँ पे 2 कॉलम है, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ठीक है। 2 कॉलम है और 2 ही रो है। ये जो साइड वाइज होती हैं ये होती हैं रो, और ये जो ऐसे होते हैं ये होते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ पे 2 रो हैं, 2 कॉलम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड में, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो कैसे बताएंगे। चलो भाई लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है रो इंटू में कॉलम। क्या होता है, रो इंटू में कॉलम, यानी कि जो आपकी रो है उनको हम लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम। इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 रो हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल्स टू, मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे, वही एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, ये जो ऑर्डर है ना इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। अब यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया। अब अगर हमसे कहीं पे पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो किसी मैट्रिक्स के अंदर, है ना। अब यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो हम बोल देंगे कि 4 नंबर है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स बड़ी होगी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताएंगे, तो उसको बताने का ना एक फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेडिंग डालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। कैसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 इंटू 2 करने पर मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, 4 होंगे। और गिन लो भाई 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेने वाली हूँ। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर 3 ही रो होंगी, 3 ही कॉलम होंगे। अब जैसे कि एलिमेंट्स उठा लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिन लो भाई, देखो कॉलम किसे बोलते हैं और रो किसे बोलते हैं। देखो ये कॉलम होते हैं, ये जो है ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। ये कॉलम है 1 2 3, ये क्या है, रो है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। तो 3 कॉलम 3 रो हैं। अब यहाँ पर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बोला है किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। या फिर आप
ऐसे भी कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो रो इनटू कॉलम होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम ही तो होता है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चाहे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो चाहे रो इनटू कॉलम लिखो, बात तो एक ही है। अब रो इनटू कॉलम करेंगे तो रो कितनी है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 ही कॉलम है। 3 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना आ गया आपको, बिल्कुल आ गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। अब जो मैट्रिक्स होती है ना, ये भी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप आता है वो है रो मैट्रिक्स। अब भाई ये रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो रो मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे ना, रो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। क्या होगी, सिर्फ एक ही रो होगी, उसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। अब एग्जांपल के लिए आप ले लो A इज इक्वल्स टू 1 2 5। यहाँ पर क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है, रो 1 ही है, तो इसको हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, रो मैट्रिक्स उसे बोलना है जिसके अंदर एक ही रो हो। एक और एग्जांपल जैसे कि C मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 4 7, यहाँ पर क्या है, एक ही रो है, तो यहाँ पर इसको बोल देंगे रो मैट्रिक्स। क्या बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। पहले हमने रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। अब भाई रो मैट्रिक्स के अंदर तो एक ही रो होती थी, अब कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, तो भाई जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होना चाहिए। अब एक कॉलम का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 1 5 7। अब यहाँ पे देखो एक ही कॉलम है, कॉलम नंबर 1 एक ही कॉलम है, तो हम इसको बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रो कितनी है, भाई कॉलम तो हमें पता चल गया कि एक ही है, अब इसमें रो कितनी है भाई, तो देखो R1 R2 और R3 कितनी रो हुई, 3 रो है, यानी कि कॉलम एक है 3 रो है। वैसे ही ये जो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल था, इसमें मुझे बताओ कि कितने कॉलम है, तो देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो एक थी, कॉलम 3 थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो भाई मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इंटू में कॉलम होता है। यहाँ पे रो कितनी है, एक रो है, इंटू में कॉलम कितने हैं, 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 1 इंटू में 3। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो बताओ भाई फटाफट से। रो इंटू कॉलम होता है ना, रो कितनी है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3 इंटू में 1। आगे बात समझ में, तो कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर हमने पढ़ ली। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो थर्ड टाइप हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भाई स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, तो भाई सिंपल सा फंडा है, जिस मैट्रिक्स के अंदर अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इज इक्वल। क्या बोला मैंने, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो भी इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल हो, उसे हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 5 7 9। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि कॉलम कितने हैं, तो एक तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये है हमारा सेकंड कॉलम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि रो कितनी है, 1 2, 2 रो है, R1 और R2। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है भाई रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर, यानी कि 2 इंटू 2 हो गया। यहाँ पर मेरे से क्या बोला है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो भी इक्वल हो और कॉलम भी इक्वल हो, नंबर ऑफ रो भी इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल हो, उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब क्या दीदी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की होती है, बिल्कुल भी नहीं भाई, 4 इंटू 4 की भी हो सकती है, 3 इंटू 3 की भी हो सकती है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7 9 8 2 4 7। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, 3 कॉलम है। देखो कॉलम ऐसे होते हैं, हमेशा याद रखना कॉलम ऐसे होते हैं। ठीक है, रो कैसी होती है, रो ऐसे होती हैं, साइड वाइज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 3 ही रो है, यानी कि ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू है नंबर ऑफ रो के, यानी कि ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही 4 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 5 इंटू 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो के इक्वल होती है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की।
अब भाई फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है यार, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या बोला मैंने कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उसे हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब भाई हमें तो डेफिनेशन से भी समझ में नहीं आया दीदी, तो भाई क्या दिक्कत है, एग्जांपल ले लेती हैं। तो चलो भाई, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है आपकी डायगोनल। क्या होती है, डायगोनल होती है। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, बाकी जगह पे 0 0 है। इसका मतलब क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 2। अब यहाँ पर क्या है, डायगोनल में क्या है 1 और 2 है और दोनों साइडों में 0 है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या होती है, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, अ मैट्रिक्स विच हैव सेम डायगोनल एलिमेंट्स। अब दीदी ये क्या चीज़ है, देखो मैं समझाती हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 0 0 0 2 0। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ये, और यहाँ पर आप मान लो 0 0 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो डायगोनल इसे बोलते हैं, डायगोनल ये होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पर क्या है, सारे एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब जीरो हो। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, सेम तो नहीं है ना। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है मैट्रिक्स से सेट ए, या सेट ही आ रहा है अभी तक दिमाग में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स है जैसे कि 3 0 3 0 3 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0 3। अब यहाँ पे देखो डायगोनल ये होता है, डायगोनल के अंदर 3 3 3 है, तो ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेती है 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। यहाँ पे 6th टाइप हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, सीधा एग्जांपल पे आते हैं, क्योंकि वैसे भी डेफिनेशन तो कौन सी यूज़ में आने वाली है। तो चलो एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे ना, जहाँ पर डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और बाकी जगह पे होगा 0। यहाँ पर डायगोनल में 1 है, बाकी जगह पे है 0, तो इसको हम बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल में 1 1 1 है, बाकी जगह पे 0 0 0 है, तो इसको हम बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि डायगोनल में 1 होना चाहिए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत सारे टाइप है, याद कैसे होंगे। तो भाई बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल तो क्या ही लोगे यार क्लास 12th में। ठीक है, तो इतना सिंपल चैप्टर है, जब क्वेश्चंस करोगे ना उसके साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा भारी भरकम तो है नहीं कि हमें याद ना हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, वो है जीरो मैट्रिक्स। अब भाई नाम से पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जहाँ पर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0, बस 0 0 लिखना है। जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो एलिमेंट्स। जैसे कि मैट्रिक्स बी। अब भाई मैं यहाँ पे सेट भी बोल दूंगी कई बार, तो जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना कि दी क्या बोल रही है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये होगी आपकी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है,
ऑफ मैट्रिक्स। अरे छुटंकी तू कहाँ जा रही है? दीदी एनेस्थीसिया लेने, ऑपरेशन करना है ना मैट्रिक्स का। वही छुटंकी, मैं यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही थी। अरे दीदी तो ऐसा बोला करो ना, हर बार आधा आधा बोलती हूँ तभी आपकी व्यू नहीं आते। छुटंकी सॉरी दीदी। तो देख लो भाई, अब तो छुटंकी भी बोलने लगी व्यूज को लेकर के। तो भाई शेयर कर दिया करो वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं तो, और लाइक भी करा करो, ठीक है। अब तो छुटंकी भी बेइज्जती करने लग गई है। तो चलो अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की। अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है एडिशन। अब आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि हम जो है दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐड कैसे करते हैं तो एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 5 3 2, ठीक है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई? यहाँ पर कॉलम भी 2 हैं, ठीक है, ये कॉलम भी 2 हैं और रो भी 2 हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। रो इंटू कॉलम होता है ना, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 2 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और उनका ऑर्डर सेम हो तो उस कंडीशन में हम उन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट में ऐड करेंगे, इस वाले को इस वाले में, इस वाले को इस वाले में, इस वाले को इस वाले में, ठीक है। ऐसे नहीं कि इस वाले को इस वाले के साथ कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जो जगह पे जो सा एलिमेंट है उसको वैसे ही एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a + b। अब इस साइड क्या हो जाएगा, 2 में हम ऐड करेंगे 3 को, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 7, 3 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 में 5 ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7। तो a + b आ गया हमारे पास ये, और इसका ऑर्डर भी क्या है, इसका ऑर्डर भी सेम है, यानी कि ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो एडिशन समझ में आ गया कैसे होता है। अगर हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम उनको जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट के साथ ऐड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 को आप यहाँ पे 5 के साथ ऐड करने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं, 2 को 3 के साथ ही ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही होने वाला है। तो चलो सब्ट्रैक्शन भी बता देती हूँ। सब्ट्रैक्शन, अब देखो जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है, यही सेम मैट्रिक्स मैं यहाँ पर उठा करके रख रही हूँ। तो हमारे पास एलिमेंट्स है 2 5 3 2, और हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 2 1 5, ठीक है। दोनों के ऑर्डर सेम है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि a में से हम b को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 2 माइनस में 3 क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आगे आएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और किसका आएगा, देखो माइनस का 5 है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 5 आएगा, सॉरी माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो a - b हमने यहाँ पे कर दिया, यानी कि हमने जो है दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना तो बहुत सिंपल है, जो एलिमेंट है उसको वैसे ही एलिमेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है मल्टीप्लिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑपरेशन की, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं तो उनको हम जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और इस साइड हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 1 1। जिस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। कैसे करना है, अब ये नहीं कि आपको ये वाले से ये वाले को कर देना है, ये वाले को ये वाले से, ऐसे जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है टिक लगा लो और लिख दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगा और इस वाले चैप्टर में भी काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। थोड़ी सी कई बार क्या होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है हमें। तो देखो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ में। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ में। क्या बोला मैंने, जो फर्स्ट रो है, जो रो 1 है वो मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 के साथ में, रो 2 आपकी मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 के साथ में, ठीक है। आगे समझ में बात बिल्कुल आ गई। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर a × b करेंगे। देखो फर्स्ट रो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, तो 2 × 1 हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। जब भी हम जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में आता है प्लस का साइन। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ में, 1 को पहले करा 2 के साथ में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख दिया 6।
अब आपकी जो फर्स्ट रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। पहली फर्स्ट रो को जो है मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में, फिर सेकंड कॉलम के साथ में। तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर फर्स्ट रो का काम खत्म। अब बात कर लेते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो के एलिमेंट को पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, तो 3 2 हो जाएगा 6, प्लस का साइन लगाएंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, 4 3 12। अब 3 को मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम के साथ में, यानी कि 1 के साथ में, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस का साइन। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऐड कर दो, ए बी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, 1 प्लस 2 3 4 3 7। ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से वीडियो को रिकॉल कर लेना, ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेना, रिवाइंड करके देख लेना, ताकि अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट रो होती है उसको हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उठाते हैं सेकेंड रो को, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, फिर उसके बाद में सेकंड कॉलम के साथ में। ठीक है, और बीच में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, प्लस का साइन आता है। आगे बात समझ में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है अभी समझते हैं भाई, टेंशन क्यों लेते हो। तो देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, इसमें हम इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। टेंशन क्यों लेते हो यार, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो, एक एग्जांपल से समझती हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अभी जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं डैश के साथ में। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे डिनोट होगा, ए डैश के साथ में। ठीक है, अगर यहाँ पे बी मैट्रिक्स होती तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता बी डैश। आगे बात समझ में। अब ए डैश क्या हो जाएगा ना आपका, हमें क्या करना है, यहाँ पर रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। यहाँ पर रो कौन सी है, ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है ना, और ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब हम क्या करेंगे, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, यानी कि इसको उठा करके ऐसे कर देना है। ये जो पेन है ये आपकी रो है, ठीक है, तो रो को हम उठा करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखा हुआ था, अब 1 2 ऐसे लिखने में आ जाएगा। 3 4 यहाँ पे रो थी, 3 4 को हमने बना दिया कॉलम। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे रो क्या बन गई, ये आपकी रो बन गई, रो हुए आपके पास 1 3 और कॉलम है आपके पास 1 2। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे रो 1 2 थी और कॉलम 1 3 था, तो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, 2 4 था, पहले क्या था, पहले कॉलम 2 4 था, अब रो जो है 2 4 है। आगे बात समझ में। तो रो को चेंज कर देना है कॉलम के अंदर, वही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो चलो भाई, अब जैसे कि मेरे पास कोई सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स जो है 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। तो चलो, अब यहाँ पर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि सी डैश। अब कैसे निकलेगा, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, और क्या करना है, ये आपकी रो 1 है, इसको चेंज कर दो कॉलम 1 में, तो कैसे होगा, 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, क्या दिक्कत है। ये आपकी रो 2 है, इसको चेंज करना है कॉलम 2 में, कैसे करेंगे, 5 6 7, इसको चेंज कर दो 4 3 7, बस हो गया। ये आपका सी डैश यानी कि सी ट्रांसपोज। बस ट्रांसपोज समझ में आ गया। ट्रांसपोज एकदम सिंपल टॉपिक है, ये तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ये वाला टॉपिक भी जो है पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो चलो अब पता करते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब भाई कहीं पे स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, तुम ठीक कर देना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये क्या होता है, इक्वल होता है ए के। ठीक है, ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है ए के। एग्जांपल से समझते हैं क्या दिक्कत है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करूँ तो क्या होगा,
रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 पहले रो थी, अब 1 2 कॉलम हो जाएगा। 3 4 पहले रो थी, 3 4 कॉलम हो गया, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि ये कॉलम होते हैं ना भाई, ये रो होती है, ये कॉलम होते हैं, है ना। ये रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 को हमने चेंज कर दिया कॉलम 1 में और रो 2 को चेंज कर दिया कॉलम 2 में, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर मैं क्या कर दूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 1 3 2 4 है ना, इसका मैं फिर से ट्रांसपोज करूंगी तो क्या आएगा, देखो रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, तो 1 3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे कॉलम में। ये यहाँ पे रो में था, हमने चेंज कर दिया कॉलम में, इसको भी चेंज कर दूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 4। अब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है सेम है ना, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो वही तो मैंने लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। ए प्लस बी की होल ट्रांसपोज का आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना आपको याद होनी चाहिए, इनको एक बार पढ़ लेना ताकि ये आपको याद हो जाए, क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने ए प्लस बी ट्रांसपोज पढ़ा था, अब यहाँ पर है ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मत लिख देना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये वाला टॉपिक भी पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भैया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जहां पर ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, उसे हम बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जहां पर ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है माइनस ए के, ठीक है। सिमेट्रिक हम किसे बोलेंगे, जहां पर ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक हम उसे बोलते हैं जहां पर ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के। अब ट्रांसपोज क्या होता है वो हमने पहले भी पढ़ लिया है, जहां पर हम क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर, उसी को ट्रांसपोज बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, सिमेट्रिक का एक फॉर्मूला आप ले लो कि सिमेट्रिक का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। सिमेट्रिक का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम सिमेट्रिक के फॉर्मूला को ऐसे भी डिनोट करते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये दोनों चीज आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए कि सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, ए ट्रांसपोज को इक्वल लेते हैं ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, ए ट्रांसपोज को इक्वल लेते हैं माइनस ए के। बस इतना सा याद होना चाहिए, बाकी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है वो मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, या तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी, या फिर अगर नहीं बता पाई तो अलग से वीडियो बना करके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।